हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है रेखाखंडों का मापन। उसके बाद क्लास 7 में एक व्यंजक के पद के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर क्लास 8 में समझेंगे बट्टा और कर को, और अंत में जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण, और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते।
अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे रेखाखंडों का मापन। चलिए पहले हम समझेंगे रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। अगर हम कागज पर 2 बिंदु बनाते हैं और इन्हें सबसे छोटे मार्ग से जोड़ते हैं, तो हमें एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है। रेखाखंड के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम उसकी लंबाई कहते हैं। किसी भी रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। अगर हम रेखाखंड को दोनों ओर बिना किसी अंत के बढ़ाते चले जाएं, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। चूँकि इसका कोई अंत नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि रेखा की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेखाखंड रेखा का एक भाग है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी रेखाखंड की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है। 2 रेखाखंडों की तुलना करने की सबसे आसान विधि है देखकर तुलना करना। जैसे दिए चित्रों को देखिए, क्या आप बता सकते हैं कौन से चित्र में पेड़ों के बीच दूरी ज्यादा है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। देखकर यह बताया जा सकता है कि दूसरे चित्र में पेड़ों के बीच की दूरी अधिक है। मान लीजिए हम पेड़ों का स्थान बिंदु A, B, C और D से दर्शाते हैं और पेड़ों के बीच की दूरी रेखाखंड AB और रेखाखंड CD से दर्शाते हैं, तो इन रेखाखंडों को देखकर हम कह सकते हैं कि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बड़ा है। अब यहाँ देखिए, क्या आप बता सकते हैं यहाँ रेखाखंड AB और रेखाखंड PQ में कौन सा रेखाखंड बड़ा है? सोचिए सोचिए। यहाँ देखकर तुलना करना कठिन है, क्योंकि हमें दोनों रेखाखंडों की लंबाई समान ही प्रतीत होती है। ऐसी कई स्थितियाँ होती है जब हम देखकर तुलना नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियों में हम किसी साधन के उपयोग से तुलना कर सकते हैं।
जैसे हम उंगली के सहारे यह देख सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है। अगर रेखाखंड की लंबाई ज्यादा हो तो हम हथेली यानी पाम या हाथ के उपयोग से भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी विधियों से हम अधिक शुद्धता से रेखाखंड का माप नहीं ले सकते। इस कारण गलती होने की संभावनाएं अधिक होती है। अगर हम धागे का या अक्स कागज का प्रयोग करें तो हम अधिक शुद्धता से तुलना कर सकते हैं। जैसे हम एक धागा लेकर इसका एक सिरा ए बिंदु पर रखेंगे और धागे में ढील न रखते हुए बी बिंदु तक की दूरी मापेंगे। अगर हम धागे में ली गई दूरी को वैसा का वैसा रखकर इसकी तुलना रेखाखंड PQ की दूरी से करेंगे तो यहाँ हमें पता चलता है कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ से बड़ा है। इस तरह हम अक्स यानी ट्रेसिंग पेपर के उपयोग से भी रेखाखंड का माप ले सकते हैं। जैसे यहाँ हम एक अक्स कागज लेंगे और इसे रेखाखंड AB पर रखकर रेखाखंड AB का अक्स खींचेंगे। फिर इसे PQ पर रखकर देखेंगे कि इस अक्स की लंबाई रेखाखंड PQ से ज्यादा है या कम। ध्यान रहे ऐसा करते समय हमें अक्स को PQ पर बराबर रूप से रखना जरूरी है। साथ में दोनों का कोई एक अंत बिंदु एक के ऊपर एक आना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम सही रूप से तुलना कर पाएंगे। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड PQ से बड़ा है। इस विधि को लेकर यह समस्या है कि अगर हमें कई सारे रेखाखंडों की तुलना करनी होगी तो इन सभी की तुलना करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति में हम रूलर और डिवाइडर के उपयोग से तुलना करते हैं। आपके ज्यामिति के बॉक्स में आपने इन दो वस्तुओं को जरूर देखा होगा। इसे हम रूलर कहते हैं और इसे डिवाइडर। आप देख सकते हैं कि रूलर के दोनों ओर कुछ संख्याएं अंकित की गई है। इस ओर दूरी सेंटीमीटर में व्यक्त की है और इस ओर इंच में। इस वीडियो में हम सिर्फ सेंटीमीटर वाली दूरी की बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह रूलर की दूरी को 15 बराबर भागों में विभाजित किया है। इनमें से प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर है। इस तरह रूलर पर 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर दर्शाए गए हैं। इसी तरह प्रत्येक सेंटीमीटर दूरी भी 10 बराबर भागों में विभाजित की गई है। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग कहलाता है 1 मिलीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम रूलर के उपयोग से रेखाखंड की लंबाई का माप ले सकते हैं। किसी रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए हम उसके एक बिंदु पर रूलर का 0 रखते हैं और रूलर को रेखाखंड के समानांतर रखकर ज्ञात करते हैं कि दूसरा बिंदु रूलर पर कहाँ आ रहा है। इस प्रकार हम यहाँ कह सकते हैं कि रेखाखंड AB बराबर 4.3 सेंटीमीटर है और रेखाखंड PQ बराबर 3.9 सेंटीमीटर है। अब हम कह सकते हैं कि AB PQ से बड़ा है। रूलर से रेखाखंड का माप लेते समय कुछ कठिनाइयां हमारे सम्मुख आ सकती है। जैसे अगर आंख चिन्ह के ठीक ऊपर न रखने से यानी कि तिरछा देखने से भी मापन में गलती हो सकती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम रूलर और डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें रेखाखंड AB का माप लेना है। इसके लिए हम डिवाइडर को खोलकर इसकी एक भुजा का अंत बिंदु A पर और दूसरी भुजा का अंत बिंदु B पर रखते हैं। फिर हम डिवाइडर के फैलाव में बदलाव किए बिना इसकी एक भुजा का अंत बिंदु रूलर के 0 पर रखते हैं और ज्ञात करते हैं कि दूसरी भुजा का अंत बिंदु कौन से चिन्ह पर आता है। यह रेखाखंड की लंबाई होती है। जैसे यहाँ AB बराबर 4.3 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार हम PQ बराबर 3.9 सेंटीमीटर भी पता कर लेंगे। इस विधि से किसी भी रेखाखंड की लंबाई माप सकते हैं और लंबाई के माप से रेखाखंडों की तुलना भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा रेखाखंडों का मापन। आज हम देखेंगे रेखाखंड के मापन से संबंधित उदाहरण। एक किरण पर A, B, C और D बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर, रेखाखंड BC बराबर 4 सेंटीमीटर और रेखाखंड CD बराबर 5 सेंटीमीटर हो। किरण यानी रे ज्यामिति की वह आकृति है जो प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर अनंत तक बढ़ती जाती है। किरण पर बिंदु अंकित करने के लिए पहले हम एक किरण बनाएंगे। चूँकि किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती, इसलिए हम किसी भी लंबाई की किरण बना सकते हैं। यहाँ हम किरण का प्रारंभिक बिंदु A लेंगे। अब हमें इस पर रेखाखंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर बनाना है। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम एक डिवाइडर और एक रूलर लेंगे।
डिवाइडर को खोलकर इसकी एक भुजा का अंत बिंदु रूलर के शून्य पर रखेंगे और रेखाखंड AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसकी दूसरी भुजा का अंत बिंदु 3 सेंटीमीटर पर रखते हैं। फिर हम डिवाइडर के फैलाव में बदलाव किए बिना इसकी एक भुजा का अंत बिंदु किरण के A पर रखेंगे और दूसरी भुजा का अंत बिंदु किरण पर जिस स्थान पर आएगा उसे बिंदु B से अंकित करेंगे। इस प्रकार हमने किरण पर बिंदु A और बिंदु B दर्शाए हैं। अब क्या आप इस पर बिंदु C दर्शा सकते हैं? सोचिए यह आप कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। यहाँ BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, इसलिए हम डिवाइडर में 4 सेंटीमीटर दूरी लेकर किरण के बिंदु B से 4 सेंटीमीटर दूरी का माप लेंगे। जहाँ यह माप आएगा वहाँ हम बिंदु C व्यक्त करेंगे। इसी तरह D को दर्शाने के लिए हम डिवाइडर में 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर किरण के बिंदु C से 5 सेंटीमीटर दूरी का माप लेंगे। जहाँ यह माप आएगा वहाँ हम बिंदु D व्यक्त करेंगे। इस प्रकार हमने बिंदु A, B, C और D किरण पर व्यक्त कर लिए हैं। अगला उदाहरण, दिए चित्र को देखकर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हमें रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात करनी होगी। क्या आप दिए चित्र को देखकर रेखाखंड AB की लंबाई बता सकते हैं? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह शुरुआती बिंदु है 3 और अंतिम बिंदु है 7। 3 और 7 के बीच में 4 सेंटीमीटर की दूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इसी को अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ बिंदु B 7 सेंटीमीटर के स्थान पर है और बिंदु A 3 सेंटीमीटर के स्थान पर है। दोनों बिंदुओं में दूरी ज्ञात करने के लिए हम 7 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर का व्यवकलन करेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 4 सेंटीमीटर, जो कि AB की लंबाई है। AB का मध्य बिंदु वह स्थान होगा जिसकी A और B से समान दूरी होगी, यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें प्राप्त लंबाई 4 सेंटीमीटर को 2 से विभाजित करना होगा। विभाजन का परिणाम आएगा 2 सेंटीमीटर। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम A के दाईं ओर 2 सेंटीमीटर मापेंगे, जिससे हम पहुंच जाएंगे 5 सेंटीमीटर पर। इसे हम P से दर्शाएंगे। यह AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए हम B के बाईं ओर 2 सेंटीमीटर भी चल सकते हैं। इससे भी हम उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से हमने AB का मध्य बिंदु P प्राप्त कर लिया है। चलिए अब आप इस प्रश्न को खुद हल करने का प्रयास करें। इस गिलहरी को दानों तक जल्द से जल्द पहुंचना है, तो उसे कौन से रास्ते का प्रयोग करना होगा? आज हमने देखे रेखाखंड के मापन से संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे रेखाखंड के मापन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1। सुनील ने एक रेखाखंड खींचा। रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए उसने आंख को चिन्ह के ऊपर रखा और रेखाखंड की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर प्राप्त की। उसके दाईं ओर बैठे राकेश ने इसकी लंबाई 5.4 सेंटीमीटर प्राप्त की। इसी तरह उसके बाईं ओर बैठे हर्ष ने रेखाखंड की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर प्राप्त की। ज्ञात कीजिए तीनों में सही जवाब किसने प्राप्त किया। जब भी हमें किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी हो, तब हम रूलर को ठीक रूप से रखकर माप लेते हैं। माप लेते समय यह आवश्यक है कि आंख चिन्ह के ठीक ऊपर होनी चाहिए। रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए यहाँ सुनील ने आंख चिन्ह के ठीक ऊपर रखी है, इसलिए उसे सही लंबाई प्राप्त हुई है 5.5 सेंटीमीटर। राकेश और हर्ष क्रमशः सुनील के दाएं और बाएं ओर होने के कारण उनके आंख की स्थिति रूलर के चिन्ह के ठीक ऊपर नहीं है, इसलिए राकेश को 5.4 सेंटीमीटर और हर्ष को 5.6 सेंटीमीटर लंबाई प्राप्त हुई है, जो कि गलत माप है। इसलिए ध्यान रहे, किसी रेखाखंड की लंबाई मापते समय आंख चिन्ह के ठीक ऊपर होनी चाहिए। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 1, जबकि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2। क्या एक टूटी रूलर से किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात की जा सकती है? कुछ बच्चों की यह समझ बन जाती है कि रेखाखंड की लंबाई सिर्फ 0 से ही मापी जा सकती है। अगर रूलर टूटी हुई हो तो रेखाखंड की लंबाई नहीं मापी जा सकती। इस समझ के साथ वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं, जबकि सही समझ यह है कि हम टूटी रूलर से भी किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम बिंदु A को 4 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो बिंदु B 11 सेंटीमीटर पर आएगा
अब हम रेखाखंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर ऋण 4 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। सोचिए ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? चलिए हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ हम 4 को शून्य मान रहे हैं, इसलिए 4 के आगे लिखी प्रत्येक संख्या 4 से घट जाएगी, इसलिए सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। कभी कभी बच्चे 2D रूलर से लंबाई ज्ञात करते समय बच्चे प्रारंभिक बिंदु पर लिखी संख्या को अंतिम बिंदु पर लिखी संख्या से घटाना भूल जाते हैं और जवाब देते हैं 11 सेंटीमीटर, लेकिन यह गलत समझ है। हमें यहाँ 11 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर को घटाना आवश्यक है, जिससे हमें सही परिणाम प्राप्त होता है 7 सेंटीमीटर। तो आज हमने देखी रेखाखंड के मापन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। व्यंजक के पद, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यंजक के पद यानी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चर और अचर पद यानी वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि एक ऐसा व्यंजक यानी एक्सप्रेशन जिसमें चर यानी वेरिएबल, संख्या यानी नंबर और विभिन्न संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग होता है, बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फरीदा कक्षा 7 की विद्यार्थी है। उसे अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए अपने शहर का पूरे सप्ताह का तापमान नोट करना है। उसने निम्न सारणी तैयार की। सोमवार 20 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार 22 डिग्री सेल्सियस, बुधवार 24 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार 25 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार 23 डिग्री सेल्सियस, शनिवार 20 डिग्री सेल्सियस। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं उसने रविवार का औसतन कितना तापमान नोट किया होगा? मान लीजिए उसके शहर का औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इस पूरी सारणी को ध्यान से देखें तो यहाँ औसतन तापमान लगातार बदल रहा है। सोमवार को 20 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 20 डिग्री सेल्सियस जमा 2 डिग्री सेल्सियस बराबर 22 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 20 डिग्री सेल्सियस जमा 4 डिग्री सेल्सियस बराबर 24 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हमने देखा, यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हम किसी एक संख्या को व्यक्त नहीं कर सकते।
अतः हम संख्या के स्थान पर अंग्रेजी अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे A, B, C, V, X आदि। इन अक्षरों को हम चर यानी वेरिएबल्स कहते हैं। इनका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात इनका मान बदलता है। जैसे हम रविवार के तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस जमा x से दर्शाएं, तो यह विभिन्न मान ले सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। तो रविवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस आदि कुछ भी हो सकता है। किंतु यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस का मान निश्चित है, ये बदलता नहीं है, अतः इसे हम अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि व्यंजक किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजक के पद और उनके गुणनखंड यानी फैक्टर्स क्या होते हैं। 5x जमा 8, अगर हम इस व्यंजक को देखें तो ये हमें 5x में 8 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, अर्थात व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। आइए इसे हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। यदि दाल का मूल्य चावल के मूल्य से 10 रुपए कम है और चावल का मूल्य x है, तो दाल का मूल्य क्या होगा? किसी कथन को व्यंजकों में व्यक्त करने के लिए हमें दी जानकारी समझना बहुत जरूरी होता है। समझने का एक तरीका है कि दी जानकारी का आसान भाषा में अनुवाद करें। जैसे चावल के मूल्य से दाल 10 रुपए कम है, यहाँ चावल का मूल्य x है। इस प्रकार x में से 10 घटाने पर दाल का मूल्य x घटा 10 प्राप्त होगा। इस व्यंजक में 2 पद हैं, जिसमें पहला पद x और दूसरा पद घटा 10 है। इस प्रकार व्यंजक यानी एक्सप्रेशंस के पद होते हैं जो जोड़े या घटाए जाते हैं। ये पद व्यंजक के पद यानी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन कहलाते हैं। किसी चर या संख्या के गुणनफल में संख्या गुणांक यानी कोएफिशिएंट कहलाती है। जैसे 10a में 10 a का गुणांक है। आज हमने देखा व्यंजक के पद यानी टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन क्या होते हैं, चर और अचर पद यानी वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होते हैं। आशा करते हैं इससे आप व्यंजकों के पदों से परिचित हो चुके हैं। व्यंजक के पदों के उदाहरण। बच्चों, अब तक हमने व्यंजक के पद, उसके गुणनखंड यानी फैक्टर और गुणांक यानी कोएफिशिएंट के बारे में जाना। आइए अब इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों का हल ढूंढें। मोहन की आयु a वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? चलिए मोहन के पिता की आयु को दर्शाने के लिए व्यंजक पता करते हैं। यहाँ पर मोहन की आयु a वर्ष है। अब मोहन के पिता की आयु को दर्शाने के लिए हम a में 3 का गुणा करते हैं। हमें 3a प्राप्त होता है और फिर 5 का योग करते हैं, जिससे हमें 3a जमा 5 प्राप्त होता है। अगर इस व्यंजक को ध्यान से देखें तो इसमें 2 पद हैं, जिसका पहला पद 3 और a के गुणा से बना है और दूसरा पद 5 है तथा 3 और a पहले पद के गुणनखंड हैं। आइए अब दूसरे उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए राधा के पास x पीले और y लाल गुलाब हैं। उसके भाई रमेश के पास राधा से आधे पीले तथा 3 गुने लाल गुलाब हैं।
तो रमेश के पास कुल कितने गुलाब होंगे? आगे अब रमेश के पास कुल गुलाबों की संख्या को दर्शाने के लिए व्यंजक पता करते हैं। राधा के पास पीले गुलाबों की संख्या x है और लाल गुलाबों की संख्या y है। अब रमेश के पास पीले गुलाबों की संख्या पता करने के लिए x को 2 से भाग करेंगे और लाल गुलाबों की संख्या पता करने के लिए y में 3 का गुणा करेंगे। इसी प्रकार रमेश के पास कुल गुलाबों की संख्या को दर्शाने के लिए दोनों रंग के गुलाबों की संख्याओं का योग करेंगे, जिससे हमें एक व्यंजक प्राप्त होगा जो कि x/2 जमा 3y है। इस व्यंजक में भी हम 2 पद देख सकते हैं, जिसमें पहला पद x/2 और दूसरा पद 3y है। यहाँ पर व्यंजक के पहले पद x/2 के गुणनखंड x 1/2 है और दूसरे पद 3y के गुणनखंड 3y है। इन उदाहरणों से हमने सीखा है कि व्यंजक के पद और उनके गुणनखंड कैसे बनते हैं। व्यंजक के पद, मिथ्या धारणाएं। अब तक हमने चरों वाले व्यंजकों के बारे में पढ़ा। कुछ उदाहरणों से हमने इन्हें अच्छे से जाना, लेकिन व्यंजकों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाएं जरूर होती हैं, जो इन्हें समझने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। आइए इन्हें दूर करें। आज हम देखेंगे व्यंजकों के पदों से संबंधित मिथ्या धारणाएं, व्यंजकों के गुणनखंड से संबंधित मिथ्या धारणाएं, व्यंजकों के गुणांक से संबंधित मिथ्या धारणाएं। उदाहरण 1। व्यंजक यानी एक्सप्रेशन x की घात 2 घटा 5 में x की घात 2 का गुणांक क्या होगा? A 0, B 1, C 5, D 2। आइए इसे मिलकर हल करते हैं। A 0। यदि ध्यान से देखें तो पहले पद x की घात 2 में इसका गुणांक नहीं है। 0 गुणा x की घात 2 घटा 5। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर इस व्यंजक का गुणांक 0 लग रहा है, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं है। लेकिन 0 इसका गुणांक नहीं है, तो यह इसका सही उत्तर नहीं है। B 1। अगर हम B विकल्प को देखें तो यहाँ आप पाएंगे कि x की घात 2 का गुणा 1 से किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चर में 1 का गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। C 5। विकल्प देखने पर आप पाएंगे कि व्यंजक x की घात 2 घटा 5 में 5 दूसरे पद की एक अचर राशि है, लेकिन यहाँ हमें ऐसी अचर राशि चाहिए जो x की घात 2 के गुणा में होगा। इसीलिए 5 इस व्यंजक का गुणांक नहीं है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं है। D 2। विकल्प नंबर 4 को देखें तो पाएंगे कि इस व्यंजक में x की घात 2 है, न कि गुणांक है, लेकिन यहाँ हमें x की घात 2 का गुणांक चाहिए, इसीलिए 2 इसका सही उत्तर नहीं है। उदाहरण 2। दिए गए व्यंजक 9m घटा 5n जमा m की घात 2 घटा 7 में कितने पद हैं? A 2, B 4, C 5, D 1। हम कई बार सिर्फ चर को पद मानते हैं, जो कि एक गलत अवधारणा है। वास्तव में कोई चर, कोई अचर और
चर व अचर का संयोग भी पद होते हैं, जो कि जमा व घटा से अलग किए जाते हैं। इसलिए इस व्यंजक में 4 पद हैं। 9m घटा 5n, m की घात 2 और घटा 7। आज हमने देखा व्यंजकों के पदों से संबंधित मिथ्या धारणाएं, व्यंजकों के गुणनखंड से संबंधित मिथ्या धारणाएं, व्यंजकों के गुणांक से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हुई होंगी और चरों वाले व्यंजकों की अच्छी समझ बन गई होगी। धन्यवाद। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आज हम सीखेंगे बट्टा और खरीदारी से संबंधित कर के बारे में। अक्सर दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तथा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वस्तु के अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस (MP) पर कुछ छूट देते हैं। जैसे यहाँ एक कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपए है, जबकि उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस (SP) 200 रुपए है। इस तरह से ग्राहक को अंकित मूल्य पर कुछ छूट मिल रही है, जिसके साथ वह कमीज को 200 रुपए में खरीद सकता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा यानी डिस्काउंट कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बट्टा कितना है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात करते हैं। जैसे इस स्थिति में बट्टा बराबर अंकित मूल्य 250 रुपए ऋण विक्रय मूल्य 200 रुपए बराबर 50 रुपए। अधिकतर बट्टा प्रतिशत के रूप में दिया हुआ होता है, इसलिए हम इस स्थिति में बट्टे के प्रतिशत की गणना करेंगे। चूंकि बट्टा अंकित मूल्य पर है, इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानते हैं और बट्टा प्रतिशत में दर्शाते हैं। यह हम इस प्रकार करते हैं। जैसे यहाँ बट्टा प्रतिशत बराबर 50/250 गुणा 100% बराबर 1/5 गुणा 100% बराबर 20%। अब चलिए जानते हैं खरीदारी से संबंधित कर यानी टैक्स के बारे में। हम तरह तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। क्या आपने खरीदारी के बिल को ठीक से देखा है? आपने पाया होगा कि इस पर वस्तु के मूल्य के साथ कुछ अतिरिक्त मूल्य कर यानी टैक्स के रूप में लिया जाता है, जैसे बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स या माल और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST इत्यादि। यह कर सरकार को चुकाया जाता है, जिसे सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए खर्च करती है। अधिकतर करों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। चलिए कुछ उदाहरणों से सीखें कि इनकी गणना कैसे की जाती है। सायली 300 रुपए की एक किताब खरीदती है। यदि बिक्री कर की दर 7% है, तो ज्ञात कीजिए उसके द्वारा दुकानदार को कितनी धनराशि दी जाएगी। यहाँ 300 रुपए किताब का विक्रय मूल्य है। बिक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है और यह बिल की धनराशि में जोड़ दिया जाता है। इस तरह से यहाँ 300 रुपए पर
अतिरिक्त 7% का बिक्री कर लगेगा, यानी कि बिक्री कर बराबर 7/100 गुणा 300 बराबर 21 रुपए, यानी कि 300 रुपए की किताब खरीदने पर 21 रुपए बिक्री कर लगेगा, यानी कि बिल की देय राशि होगी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस धन बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स बराबर 300 रुपए धन 21 रुपए बराबर 321 रुपए। जुलाई 2017 से भारत सरकार ने माल और सेवा कर या जीएसटी लागू किया है। यह कर माल की आपूर्ति यानी सप्लाई ऑफ गुड्स या सेवा यानी सर्विसेज या दोनों पर लगाया जाता है। मान लीजिए एक दुकानदार ने 18,880 रुपए में एक टीवी बेचा जिसमें 18% जीएसटी सम्मिलित था। पता कीजिए जीएसटी जोड़ने से पहले टीवी का मूल्य क्या था। 18% का अर्थ है 18/100, यानी कि अगर हम टीवी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 18 रुपए जीएसटी लगता है। इस तरह से विक्रय मूल्य होगा 100 रुपए धन 18 रुपए बराबर 118 रुपए। जब विक्रय मूल्य 118 रुपए है तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपए है। इस तरह से जब विक्रय मूल्य 1 रुपए होगा तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100/118 रुपए होगा। इस तरह से जब विक्रय मूल्य 18,880 होगा तब प्रारंभिक विक्रय मूल्य होगा 100/118 गुणा 18,880 रुपए बराबर 100 गुणा 160 रुपए बराबर 16,000 रुपए। इस तरह से जीएसटी जोड़ने से पहले टीवी का मूल्य था 16,000 रुपए। आज हमने सीखा बट्टा और खरीदारी से संबंधित कर के बारे में। आज हम देखेंगे बट्टा और खरीदारी से संबंधित कर के कुछ मजेदार उदाहरण। राहुल नया रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए एक दुकान में गया। वहां उसने देखा कि 20,000 रुपए अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस वाला रेफ्रिजरेटर उसे 18,800 रुपए में मिल रहा है। ज्ञात कीजिए इस स्थिति में उसे कितने प्रतिशत बट्टा यानी डिस्काउंट मिल रहा होगा। प्रश्न से हमें ये ज्ञात होता है कि यहाँ अंकित मूल्य जिसे हम सूची मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस भी कहते हैं 20,000 रुपए है और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 18,800 रुपए है। बट्टा ज्ञात करने के लिए हम अंकित मूल्य में से बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को घटाते हैं। बट्टा बराबर अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। बट्टा बराबर 20,000 रुपए ऋण 18,800 रुपए। इससे हमें बट्टा प्राप्त होता है 1,200 रुपए। अतः अंकित मूल्य 20,000 रुपए पर 1,200 रुपए बट्टा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस स्थिति में कितने प्रतिशत बट्टा दिया गया है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। बट्टा बराबर कुल बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%। बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए हम अंकित मूल्य को आधार मानेंगे। बराबर 1200 बटे 20,000 गुणा 100% बराबर 6%। अर्थात रेफ्रिजरेटर के विक्रय मूल्य पर 6% का बट्टा दिया गया है। अगला उदाहरण, एक मोबाइल फोन का प्रारंभिक मूल्य 5,800 रुपए है। यदि रोहन इसे 12% जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सहित खरीदता है तो रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा? यहाँ हमें दिया है कि
मोबाइल फोन का प्रारंभिक मूल्य बराबर 5,800 रुपए है और जीएसटी की दर बराबर 12% है। हमें ज्ञात करना है कि रोहन को कुल कितना मूल्य चुकाना होगा, यानी कि हमें मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना होगा। हम जानते हैं कि 12% का अर्थ है 12/100, यानी कि अगर हम वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए माने तो इस पर 12 रुपए जीएसटी लगता है। इस तरह से विक्रय मूल्य होगा 100 रुपए जमा 12 रुपए बराबर 112 रुपए। जब प्रारंभिक मूल्य 100 रुपए है तब विक्रय मूल्य 112 रुपए है। इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 1 रुपया होगा तब विक्रय मूल्य 112/100 रुपए होगा। इस तरह से जब प्रारंभिक मूल्य 5,800 रुपए होगा तब विक्रय मूल्य होगा 112/100 रुपए गुणा 5,800 बराबर 112 गुणा 58 बराबर 6,496 रुपए। इस तरह से जीएसटी जोड़ने के बाद रोहन को मोबाइल फोन का कुल मूल्य 6,496 रुपए चुकाना होगा। अगला उदाहरण, मनीषा अलमारी खरीदने एक दुकान में गई। दुकान में उसे एक अलमारी बहुत पसंद आई। अलमारी का अंकित मूल्य 6,500 रुपए था, लेकिन दुकान उस पर 7% बट्टा दे रही थी। यदि बिक्री कर की दर 8% हो तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, बिक्री कर हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। जरा सोचिए, क्या यहाँ 6,500 रुपए विक्रय मूल्य है? चलिए हम बताते हैं। यहाँ 6,500 रुपए अंकित मूल्य है। विक्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए हमें अंकित मूल्य से बट्टा घटाना होगा। यहाँ हमें बट्टा प्रतिशत में दिया है, तो चलिए पहले ज्ञात करें यहाँ बट्टा कितना दिया जाएगा। बट्टा बराबर अंकित मूल्य का 7% बराबर 7/100 गुणा 6,500 बराबर 455 रुपए। इस तरह से विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा बराबर 6,500 रुपए ऋण 455 रुपए बराबर 6,045 रुपए। चूँकि विक्रय मूल्य 6,045 रुपए पर बिक्री कर 8% लगता है, इसलिए बिक्री कर बराबर 6,045 का 8% बराबर 8/100 गुणा 6,045 बराबर 483.60 रुपए। इस तरह से बिल की देय राशि बराबर विक्रय मूल्य जमा बिक्री कर बराबर 6,045 रुपए जमा 483.60 रुपए बराबर 6,528.60 रुपए। इसलिए अलमारी खरीदने के लिए मनीषा को 6,528.60 रुपए चुकाने होंगे। आज हमने देखे बट्टा और खरीदारी से संबंधित कर के कुछ मजेदार उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो।
साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सैयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं।
और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।